23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद एसटी हसन साहब मौजूद हैं। सर, 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है, किस तरह से इस बैठक को देखते हैं? समाजवादी पार्टी भी बैठक में शामिल रहेगी। हमें पूरा यकीन है कि इसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में मुसलमानों का, दलितों का और दबे कुचलों का हित के लिए हमारे सारे बड़े नेता मिलकर इस बैठक में कोई ना कोई रणनीति अपनाएंगे। आपको लगता है गठबंधन हो पाएगा? चूंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बसपा ने पहले ही किनारा कर दिया और आमंत्रित भी नहीं किया गया बसपा को। ऐसे में गठबंधन संभव है? देखिए, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये गठबंधन जरूरत है देश की। ये गठबंधन हमारी राजनीतिक पार्टियों की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है जितनी देश की जरूरत है। देश के भविष्य की जरूरत है, हमारे आगे आने वाली नस्लों की जरूरत है। जिस रास्ते पर देश चल पड़ा है, जिसमें तबाही हमें नजर आ रही है, जहां नफरतों की सौदागरी करके सिंहासन हासिल किए जा रहे हैं, जहां ना कोई रोजगार की बात करता है, ना कोई किसान की बात करता है, ना कोई महंगाई की बात करता है, ना कोई विकास की बात करता है, आखिर में आके हिंदू मुसलमान धार्मिक उन्माद फैलाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और वोट हासिल करने की कोशिश करना, ये देश के लिए एक अच्छा साइन नहीं है, अच्छा इंडिकेशन नहीं है। आने वाली नस्लों को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए ये बैठक हो रही है ताकि हम सब मिलके, क्योंकि हम जानते हैं पिछला तजर्बा हमारा है कि 34% वोट के ऊपर सरकार बनी थी, 66% वोट अपोजिशन को मिला था, 66% वाले अपोजिशन में बैठे हैं और 34% वाले देश पे राज कर रहे हैं। तो गठबंधन वक्त की जरूरत है। आपको लगता है कि बसपा को शामिल होना चाहिए? इसके साथ ही जो बाकी छोटे छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे भी बातचीत आने वाले दिनों में करना चाहिए जिससे गठबंधन मजबूती के साथ हो सके बीजेपी के सामने। देखिए, ये फैसले तो बसपा वालों के अपने हैं कि हों या ना हो। उन्हें जो इंटरेस्ट जिस चीज में दिखे वो काम करें, लेकिन उनको भी ये बात मालूम है कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि सब गठबंधन से चुनाव लड़ें और जो भी गठबंधन हो खुलूस नियत से हो, उसमें एक दूसरे से धोखा नहीं होना चाहिए। उसमें सीरियसली सब लोग बीजेपी को हराने की बात करें, ना कि आपस में एक दूसरे की पार्टी को नीचा दिखाने की बात करें। लेकिन बसपा सांसद कह रहे हैं कि बसपा के बिना गठबंधन संभव ही नहीं है कि विपक्षी पार्टियों की एकजुटता हो सके, चूंकि उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी जो वोट प्रतिशत है वो बसपा के पास है। देखिए, ये तो जो बात वो कह रहे हैं वो उन्हें अपनी बड़े नेताओं से कहना चाहिए कि गठबंधन अगर वो करना चाहें तो गठबंधन करें, लेकिन मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है कि नीयत अच्छी होनी चाहिए उसमें। सर, आप वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में आपको लगता है कि जो तमाम दल है उनको साथ आना चाहिए बीजेपी के खिलाफ? जिस तरह से लगातार आप लोग कहते हैं कि देश में कानून नहीं है, तमाम सारी चीजों को लेकर आरोप लगाते हैं, ऐसे में तमाम पार्टियों को साथ आना चाहिए। देखिए, कानून तो बात की बात है, देश की परंपराएं बर्बाद हो गई, देश की तहजीबें बर्बाद हो गई, इंसान को इंसान से लड़ाने की सियासत हो रही है और वोट हासिल करने की साजिशें हो रही हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी नस्लों को बर्बाद कर देगा। हम अनेकताओं में एकता के देश हैं, हम रंग बिरंगी गुलदस्ता है हिंदुस्तान, जिसने तमाम दुनिया को अपनी खुशबू से महकाया है। ये इतिहास है हमारा। आप अगर इसी को बखेर दोगे तो हिंदुस्तान कब बचेगा? तो जरूरत इस वक्त देश के लिए है कि गठबंधन हो और फासिस्ट ताकतों को हराया जाए। आपको क्या लगता है सर कि बसपा ने आखिरकार जो गठबंधन विपक्षी पार्टियों की हो रही है, जो बातचीत हो रही है, बैठक हो रही है, उससे आखिरकार दूरी क्यों मायावती ने बना रखा है? अब मेरी तो समझ में नहीं आता। ये सवाल तो उन्हीं से पूछा जाए कि उन्होंने क्यों बना रखी है, क्या ऐसी खास वजह है।
हर चीज़ आप चैनल पे तो नहीं कही जाती, सिर्फ समझी जाती हैं बहुत सी चीज़ें। एक और सवाल है कि यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपने बयान दिया कि हम शरीयत से चलेंगे। बीजेपी कह रही है कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। किस तरह से इस बयान को आप देख रहे हैं? अब तक काय से चल रहा था? 75 साल हो गए आज़ाद हुए हुए, देश काय से चल रहा था? संविधान से नहीं चल रहा क्या? क्या संविधान मुसलमानों के लिए नहीं है क्या? क्रिमिनल लॉज को छोड़ दिए, वो तो सबके लिए हैं। बहुत से सिविल लॉज भी मुसलमानों और हिंदुओं के सब एक हैं। लेकिन हम विविधताओं में एकता है, हमारी डिफरेंट कल्चर है, हमारे डिफरेंट रिचुअल्स हैं, हमारी परंपराएं हैं। हम शादी कैसे करते हैं, तलाक कैसे देते हैं, हम निकाह करते हैं, आपके यहाँ फेरे लिए जाते हैं, क्रिश्चियंस में चर्च में जाके होती है, और बाकी मजहबों में भी अलग अलग कल्चर्स हैं हमारी। तो क्या सबको फेरे लेने पड़ेंगे या सबको निकाह करना पड़ेगा? पहले तो ये बता दें। मरने के बाद क्या क्रीमेशन भी सबका एक सा होगा? ये भी एक सवाल है। यूनिफॉर्मिटी अगर आप कह ही रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी हो कैसे सकती है? डिफरेंट ख्याल है, डिफरेंट मजहब है, डिफरेंट कल्चर है। अगर आप एक कल्चर को, एक पर्टिकुलर मजहब को दबाने की कोशिश करेंगे तो देश कमजोर नहीं होगा क्या? आप किस जगह देश को लेके जा रहे हैं और ज़रूरत क्या है इसकी? 2016 में लॉ कमीशन ने ये बात कही थी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2024 सामने है। आपको सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है, वोट हासिल करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। मैं अगर अपनी औलाद को विरसे में कुरान पाक की रूह से जो हमें हुक्म दिया गया है वो मैं देता हूँ। 1450 साल से मुसलमान अपनी बेटियों को अपनी विरासत में हक दे रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है? मैं किस तरह से तलाक दे रहा हूँ, कुरान पाक की रूह से हम जो दे सकते हैं वो ठीक है। हम दूसरी शादी किन सर्कमस्टांसेस में अलाउड है? अगर किसी की बीवी को औलाद नहीं हो रही या किसी की बीवी बहुत बीमार है तो उसकी इजाजत से अगर दूसरी शादी कर रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है और बुराई क्या है इसमें? आपने देश के अंदर बेगैरती, बेहयाई आम कर दी। आपने लिविंग रिलेशनशिप और होमोसेक्सुअलिटी को कानूनी दर्जा दे दिया। क्या ये देश की परंपराएं और सभ्यताएं हैं? क्या हिंदुस्तान की ये तहजीबें हैं? और अगर कोई दूसरी शादी करेगा तो आपको एतराज है। लिविंग रिलेशनशिप में आप 2 के साथ रहें या 10 के साथ रहें, निकाह करके रहें, फेरे फेरे के लिए रहें या वैसी रहें, वो तो कोई बाउंडिंग्स नहीं है। क्योंकि मुसलमान का लफ्ज आ गया और आपको इस्लामिक फोबिया है ही ज़्यादा। किस तरह से आप इस्लाम को, मुसलमान को बदनाम करने की जो साजिशें करते हैं और भोले भाले हिंदू भाइयों को मजहबी एक्सप्लॉइट करके वोट ले लेते हैं। कब तक चलेगा ये? प्रजातंत्र, लोकतंत्र बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने हासिल करा था। इन लोगों पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके यहाँ का कोई भी आदमी ना जेल गया, ना उसने अपनी कुर्बानी दी, ना वो शहीद हुआ। हम लोगों से पूछिए कि हमारे बुजुर्गों ने तन मन धन अपनी जान की परवाह करे बगैर कुर्बानियां दी और देश को आज़ाद कराया। बापू से पूछिए जिनका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है, जिनके आदर्शों पे दुनिया चल रही है, आप उसके हत्यारों की महिमा मंडप करते हैं। शर्म आनी चाहिए। बापू ने तो कुछ नहीं लिया आपसे या देश से, उन्होंने तो सब कुछ दिया ही है। ना वो प्राइम मिनिस्टर थे, ना वो प्रेसिडेंट थे। आप उनके हत्यारों के मंदिर बनवा रहे हैं। किस जगह हिंदुस्तान को लेके जाना चाहते हैं? बच्चों को क्या आप तालीम दे रहे हैं? हम लोगों की तो गुजर गई, लेकिन आने वाली नस्लें किस हालात में रहेंगी ये मैं और आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं।
सर, आप कह रहे हैं कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए बांटने का काम कर रही है, लेकिन सरकार इस पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। क्या रुख होगा समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है। हम विरोध करेंगे इसका। हम नहीं चाहते कि समाज के अंदर दूरियां पैदा हों, नफरतें पैदा हों। एक दूसरे को बुरा हम लोग नहीं कहना चाहते। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।